मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 2। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था संसाधन। क्या पढ़ा था हमने? संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? वह वस्तु जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप मिलती हैं और जिनका हम उपयोग करना सीख जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उन वस्तुओं को जो हमें प्रकृति से मिलती हैं उनका उपयोग करना। अगर हम उनका उपयोग करना सीख जाते हैं तो वे वस्तुएं हमारे लिए संसाधन बन जाती है। संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन जो मेनली था उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था प्राकृतिक संसाधन और दूसरा था मानव निर्मित संसाधन। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो संसाधन का एक प्रकार है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि है, मिट्टी है, जल है, जिनमें मानव कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, पर हाँ अपनी मेहनत द्वारा इनसे अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। जैसे फसलें उगा सकता है या जल का अलग अलग जगह वो उपयोग कर सकता है। वो उपयोग तो कर सकता है लेकिन इन्हें ना ही बना सकता है और ना ही इनका ये प्रकृति से हमें ऐसे ही प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। आज का हमारा चैप्टर है क्या है? प्राकृतिक संसाधन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे जीवन रक्षक के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जो मनुष्य, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उत्पत्ति एवं वृद्धि में सहायक है। इसकी सतह को विस्तृत रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, भूमि और जल। आप सभी जानते हैं जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ऊपर से देखने से ये नीला दिखाई देता है। हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? भूमि। ठीक है, भूमि। भूमि का उपयोग उसकी भौगोलिक संरचना तथा वहाँ पर रहने वाले निवासियों पर निर्भर करता है। भूमि की भौगोलिक संरचना में निम्न या उच्च भूमि, मिट्टी, जलवायु, जल की उपलब्धता अधिक घटक सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक पढ़ा आपने, आगे पढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अपनी बुक में भी पढ़ना है और इसकी रीडिंग भी करनी है। भूमि मानव की वस्त्र, आवास तथा लकड़ी संबंधित 95% आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे कि हम जानते हैं जो भूमि होती है उसी से हमें क्या मिलते हैं? आवास के लिए लकड़ी मिलती है, उसी पे हम अपना आवास बनाते भी हैं। और जो हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए ही हम भूमि पे, जैसे हमारा कपास हो गया, इस तरह की फसलें उगा के वस्त्रों का भी बनाने में सहायता मिलती है। किंतु पृथ्वी की सतह का 30% से भी कम भाग भूमि से घिरा है और यह 30% भाग भी पूर्णतः निवास के योग्य नहीं है। आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें 70% जल और 30% से भी कम हमारी भूमि पाई जाती है। हाँ, आपने कुछ क्वेश्चन आपके मन में हो रहा होगा कि 70% जल है, फिर भी जल की जो मात्रा है वो कम बताई जाती है। लेकिन जो 70% जल है उसमें पीने योग्य जल सिर्फ 1% ही है, इसलिए जल को बचाना चाहिए। लेकिन ये हमारा चैप्टर भूमि है, हम भूमि के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जो भूमि है वो 30% ही है जो रहने योग्य है, लेकिन उसमें से कुछ रहने योग्य नहीं है, कुछ ऊंची है, नीची है, पहाड़ है। तो जो मनुष्य के रहने योग्य भूमि है वो बहुत कम मात्रा में है। यह 30% भाग भी पूर्णतः निवास के योग्य नहीं है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या 6 बिलियन से अधिक लोग कुल भूमि के 30% भाग पर ही निवास करते हैं। शेष भूमि पर या तो कम आबादी है या पूर्णतः निर्जन है। यह विविधता भूमि की भौगोलिक संरचना अथवा जलवायु के कारण है। भूमि आपको समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट आता है भू आकृति। ठीक है, भू आकृति के बारे में हम पढ़ते हैं। सभी बच्चे देखिए, ज्ञान कोश में क्या लिखा है?
भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बाढ़ भू सतह पर आकस्मिक या विशाल परिवर्तन लाते हैं। मध्यम परिवर्तन निरंतर घटित होते रहते हैं तथा विशाल क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया या बाढ़ जो है भू सतह पर आकस्मिक या विशाल परिवर्तन लाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि बिहार में या असम में बाढ़ आ रही है, बाढ़ का आप सभी को पता होगा। तो ये क्या करते हैं, एक बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। हमारा चल रहा है भू सतह सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। महाद्वीप पर यह पहाड़ों, पठारों और मैदानों के रूप में है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकार एवं आकृति में भिन्न है तथा यह समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती है। ठीक है, भू आकृति क्या है? भू आकृति जो है वो 3 भागों में बटी हुई है हमारी। कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं पठार होते हैं और कहीं मैदान। पहले हम पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमारे क्या है हेडिंग? पर्वत। पर्वत क्या है आप सभी ने देखे होंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह पर स्थित समुद्र तल से अधिक दूरी वाला क्षेत्र है। सभी प्रमुख महाद्वीपों पर कुछ पर्वतमालाएं उपस्थित हैं। इन पर्वतमालाओं पर कुछ अत्यंत उपयोगी वन तथा कुछ अन्य प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के निवास स्थान है। आप सभी को पता है वनों में क्या है, हमारे वन्य जीव निवास करते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार की हमारी औषधि हो गई या फिर पौधे पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन बहुत से महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे जड़ी बूटियाँ, देखिए लिखा जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ी तथा मसाले भी उपलब्ध कराते हैं। दीर्घ पर्वत श्रृंखलाओं के फलस्वरूप पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। इन पर्वतमालाओं को उनकी आयु के अनुसार पुराने एवं नए पर्वतों में वर्गीकृत किया गया है। पुराने पर्वत अपक्षरण बलों के कारण गोलाकार तथा समुद्र तल में कम ऊंचाई वाले होते हैं। इसके विपरीत नए पर्वत ऊंचे तथा ढलानदार होते हैं। भारत में अरावली पुराने पर्वत हैं तथा हिमालय नए पर्वत हैं। आपसे ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि जो ये नए पर्वत है वो कौन से हैं? तो जो हमारा हिमालय है, क्या है? हिमालय है। हिमालय क्या है हमारा? नए पर्वत है। और पुराने पर्वत कौन से हैं? अरावली के जो पर्वत है ये हमारे पुराने पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अनेक सदाबहानी नदियों के स्रोत हैं। इन नदियों में से पर्वतों की चोटियों पर पिघलती बर्फ के कारण निरंतर जल आपूर्ति होती रहती है, जिससे हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता शुद्ध जल की पूर्ति होती है। यानी पहाड़ों पर से जो बर्फ होता है जब वो पिघलता है तो वो नदियों द्वारा आता है और वह क्या होता है हमारे लिए पीने के पानी का निर्माण करता है या फिर पीने के पानी योग्य होता है। इसके साथ ही नदियाँ उपजाऊ मिट्टी का निर्माण भी करती हैं। मिट्टी की उर्वरता पर हमारे भोजन की उत्पत्ति निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त पर्वत महान नरसिंह सौंदर्य का स्थान होते हैं तथा ये जलवायु नियंत्रण में भी सहयोग करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो जो बारिश होती है, बादल कैसे बनते हैं? जब गर्मियाँ होती हैं तो जलवाष्प होता है, जलवाष्प से बादल बनते हैं और जब वो चलते हैं तो पहाड़ों से टकराते हैं और बारिश हो जाती है। तो यही है, ये पर्वत हमें अनेक तरीके से हमारी मदद करते हैं। आपको पता होगा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? एवरेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और लेकिन अगर पूछा जाए उत्तरी हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है तो वो कौन सी है हमारी? कंचनजंगा। यहाँ 3 क्वेश्चन है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख पर्वतमालाएं रॉकी, उत्तरी अमेरिका, एंडीज, दक्षिणी अमेरिका, आल्प्स, यूरोप, एटलस, अफ्रीका, हिमालय, एशिया, कुनलुन सान एशिया, किंगशान एशिया तथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया है। अब हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा मैदान। ठीक है, मैदान
जिस एरिया में हम रहते हैं वो मैदानी इलाका है, ठीक है। यहाँ पे आपने कभी पहाड़ नहीं देखे होंगे। जहाँ इस समय हमारा जो निवास स्थान है ये मैदानी है, तो ये इसी के बारे में कि यहाँ पे हमारी फसलें बहुत अच्छी होती है। मैं जो हमारे खनिज, यहाँ खनिज, इस जो मैदानी इलाके होते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जो खनिज वगैरह होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ये हमारी यातायात में भी सुविधाजनक होती है, क्योंकि मैदानी इलाका होता है तो रेल की पटरी या जो सड़क के निर्माण है वो आसानी से हो जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। इसके अंदर क्या लिखा है। मैदान समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ भूमि के ऊपर के रूप में है। ये विशाल समतल तथा निवास योग्य भूभाग होते हैं, अतः मैदानों पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। इनमें से कुछ मुख्य सभ्यताओं के विकास की भूमि भी रहे हैं। सामान्यतः मैदानों में बहुत सी विशाल तथा सहायक नदियां बहती हैं, जो मानव तथा जंतुओं के उपयोग के लिए उपयुक्त जल उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त यहाँ सड़क निर्माण, रेलवे पटरी का बिछाना तथा अन्य निर्माण कार्य सरलता से किए जा सकते हैं। विश्व के मुख्य मैदानी क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, भारत, एशिया, प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज, यूरोप, यंगत्सियांग मैदान, चीन, एशिया है। यानी अभी आपको बताया कि जो रहने के लिए सबसे अच्छी जगह वो कौन सी है, मैदानी इलाका। अब हम पढ़ते हैं पठार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, पठार। पठार क्या होते हैं इन्हें समझते हैं पहले, बाद में इसके पढ़ेंगे। पठार हमारे पर्वतों की तरह होते हैं, लेकिन पर्वतों में ऊंची चोटियां होती हैं, वो नुकीले होते हैं, लेकिन जो पठार होते हैं वो ऊपर से हमारे चपटे होते हैं। उन पे हम मतलब कि खेती वगैरह या रहने के निवास स्थल बन जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। चलो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। पठार अपने आसपास के स्थानों से ऊंचे होते हैं, किंतु इनका ऊपरी भाग चपटा होता है। देखिए यही लिखा है कि ये थोड़े ऊंचे तो होते हैं, लेकिन ऊपर से जो उनकी सतह होती है वो चपटी होती है। ये अधिकांश खनिज संपन्न क्षेत्र होते हैं तथा इन पर पाई जाने वाली खनिज संपन्न मिट्टी में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जो हमारे पठार होते हैं वहाँ पे अनेक प्रकार की क्या खनिज पाई जाती है। मैंने आपको बताया था मैदानी इलाकों में खनिज हमारी कम पाई जाती है, और लेकिन जो पठार होते हैं वहाँ पे खनिज ज़्यादा पाई जाती है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार ब्राज़ीलियम पठार और बोलिवियन पठार दक्षिण अमेरिका में है, जो दक्कन का पठार जो भारत और एशिया में है, तिब्बत का पठार एशिया में है, और अरब का पठार कहाँ पर है, ये भी एशिया में है। ये हमारे यहाँ के विश्व के कुछ प्रमुख पठार आपको बताए गए हैं। अब आता है भू आकृति तथा भारत में भूमि की उपयोगिता। भू आकृति के बारे में आपको पता ही है, कुछ चपटी जैसे मैदानी इलाका हो गया, या हमारे पठार हो गए, या पहाड़ियाँ हो गई। इनके विविधता में पढ़ते हैं, आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में विविधता में एकता भारत की प्रमुख विशेषता है, जो इसके सभी पहलुओं जैसे संस्कृति, धर्म, समुदाय तथा भाषा में विद्यमान है। यह विशेषता इसकी भू आकृति के संबंध में भी सत्य सिद्ध होती है। भारत को सभी प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, मैदान तथा पठार वरदान स्वरूप प्राप्त है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है उत्तर पर्वत श्रेणी। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। देखिए क्या लिखा है, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, और हिमालय की जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी विश्व की एवरेस्ट है, लेकिन भारत की हिमालय की पूछी जाए हिमालय श्रृंखला से तो कौन सी अभी बताई थी आपको, कंचनजंगा। ठीक है, पढ़ते हैं। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। यह विश्व की सबसे उच्चतम पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। देखिए पढ़ा हमने क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। समझ में आ रहा है। और हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में, ये नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिसकी ऊंचाई 8848 है तथा यह नेपाल में स्थित है। हमारी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? K2। ये भी मैंने आपको बताया था। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो K2 है, लेकिन अगर हिमालय में, भारत में हिमालय की पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो वो कौन सी है हमारी? कंचनजंगा। K2 है जो कश्मीर में स्थित है। K2 हमारी कहाँ पर है? कश्मीर में। हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, जिस कारण यहाँ अत्यधिक सर्दी होती है। यह बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में बहती है। हमारे देश में बहने वाली बहुत सी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि हिमालय से निकलती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे आपको शिमला का एक डायग्राम भी दिखा रखा है। इसमें हमें देखिए रेल चलती हुई दिखा रही है पहाड़ों के बीच में, और बर्फ भी दिखा रखी है। आगे पढ़ते हैं। निम्न पर्वतों पर सर्दियों में जलवायु ठंडी तथा ग्रीष्म में जलवायु सुहावनी होती है। यहाँ बहुत से पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी। इन उत्तरी पर्वतों पर स्थित राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि हैं। देखिए आपको इस मैप में सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको ये मैप अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा देश, कौन सा जो नदियाँ हैं, इसमें नदियाँ दे रखी हैं, वो कहाँ से निकलती हुई कहाँ जा रही हैं। हिमालय के साथ साथ भारत के में कुछ और पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में स्थित गारो, खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिमी में स्थित अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये कौन सी है? पुरानी हमारी पहाड़ियाँ हैं, पुराने पर्वत श्रृंखला है, और नई हमारी हिमालय है। मध्य भारत में स्थित सतपुड़ा एवं विंध्या की पहाड़ी तथा दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी की पहाड़ी। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में हम पढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय निकलने वाली नदियां इन मैदानों से होकर बहती हैं। ये नदियां उत्तरी मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं। इन मैदानों को सिंधु और गंगा नदी नाम पर सिंधु गंगा मैदान कहा जाता है। इन मैदानों को क्या कहा जाता है? सिंधु गंगा मैदान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर मैदान में स्थित है। यानी अभी हमने बताया था कि हम कहाँ रहते हैं? मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कौन से में रहते हैं? उत्तरी मैदानी क्षेत्र। ठीक है। इन राज्यों में के कुछ प्रसिद्ध नगर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, चंडीगढ़, अंबाला, पटना, कोलकाता आदि हैं। चूंकि मैदानों पर सड़क तथा रेल मार्ग का निर्माण सरल है, इसलिए यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। उत्तर के मैदान की जलवायु अति विषम है, जो सर्दी में अत्यधिक ठंडी तथा गर्मी में अत्यधिक गर्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तटवर्ती मैदान। दक्षिण का पठार, उत्तर में सिंधु गंगा के मैदान, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए जो हमारा भारत है वो 3 साइड से जल से घिरा, महासागरों से घिरा हुआ है। इधर है हमारी पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, इधर जो पूर्व में अरब महासागर और नीचे का है हमारा हिंद महासागर। इसके तटवर्ती क्षेत्रों को तटवर्ती मैदान कहते हैं। इन तटवर्ती मैदानों में गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के भाग स्थित हैं। इन राज्यों के कुछ मुख्य तटवर्ती नगर पणजी, चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि हैं। तटवर्ती मैदान की जलवायु सम होती है, जो न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। जितने भी हमारे तटवर्ती इलाके होते हैं, यानी जो इसके पास के इलाके होते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है? नॉर्मल होती है, ना ही ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। तटवर्ती मैदान तो आप समझ गए ना, जो हमारे महासागरों के पास है। तीनों साइड से महासागर है, अभी आपको दिखाए थे। नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार दक्षिणी भारत शंकु के आकार का है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। यही अभी आपको समझाया था हमने। इसका विशाल क्षेत्र पठारी है, जो चट्टानों से निर्मित ऊंचा चपटा मैदान है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: मलवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य पठारी क्षेत्रों में स्थित है। इन पठारी क्षेत्रों में बसे कुछ मुख्य नगर भोपाल, रायपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, सलेम आदि है। इन क्षेत्रों में बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती आदि पठारी क्षेत्र खनिज संपन्न है। दक्षिण का पठार समुद्र के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु कैसी है? सम है। नेक्स्ट पेज आता है हमारा, जिसमें हमारी पहली हेडिंग है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में हम पढ़ते हैं। पर्वत मैदान तथा पठार के साथ साथ भारत के उत्तर पश्चिम का एक विशाल क्षेत्र, जिसमें राजस्थान तथा गुजरात का कुछ भाग आता है, मरुस्थल है। आपने सुना होगा मरुस्थल हमारा जैसे गुजरात हो गया या राजस्थान में, गुजरात में तो कम भाग आता है, लेकिन राजस्थान हमारा सारा मरुस्थल एरिया कहलाता है। मरुस्थल आपने इसमें एक बचपन में पढ़ा होगा, जो राजस्थान के जो मतलब कि साधन है वो ऊँट होता है, और उसे शिप ऑफ डिज़ार्ट भी कहा जाता है, कैमल को, यानी ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। चलिए, ये तो जीके की बात है, हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। मरुस्थल रेत से ढका हुआ एक शुष्क क्षेत्र होता है। यह मरुस्थल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा कम अथवा नहीं होती, अतः यहाँ अधिक गर्मी होती है। देखिए, जो तटवर्ती इलाके होते हैं वहाँ मौसम सम रहता है, लेकिन जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहाँ मौसम कैसा रहता है? अधिक गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं होती, और होती है तो बहुत कम होती है। भारतीय मरुस्थल के कुछ मुख्य नाम नगर जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, भुज आदि है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी भारत के द्वीप समूह। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, भारत के द्वीप समूह तक। मिट्टी की संरचना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उपरोक्त भू आकृति भारत की मुख्य भूमि पर विद्यमान है। इनके अतिरिक्त इस पर कुछ द्वीप समूह भी हैं जो भारत का हिस्सा हैं। द्वीप समूह चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं। भारत के दो मुख्य द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। द्वीप समूह यानी आइसलैंड जो होते हैं भारत में दो हैं। एक तो है हमारी बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा? अंडमान एंड निकोबार, और एक है लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपके जीके का क्वेश्चन है। भारत में दो हमारे आइसलैंड है, एक तो अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। एक है हमारी बंगाल की खाड़ी में स्थित और एक है अरब सागर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने द्वीप समूह भी पढ़ लिया, मैदानी इलाके भी पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे मिट्टी की संरचना। आज धन्यवाद।